Good afternoon, students. Are you feeling well now? Hope all of you have good health. So let's continue our lecture now. So before that, tell me whether voice quality and video quality is okay or not. Okay. So there is one first question, that is what is the area vector? Okay, that is we are going to study first of all. Okay, area vector. अभी देखिए हम आज क्या स्टडी करने वाले हैं. पहले तो एक क्वेश्चन ले लेंगे. देयर इज वन डाउट फ्रॉम ए स्टूडेंट that whether area is a scalar quantity or vector quantity. Okay, that is the first doubt that we are going to solve now, and afterwards we are going to continue our topic, that is elasticity. Okay, देखिए एरिया. अभी एरिया क्या होता है आपको पता होगा शायद. एरिया क्या होता है? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी रहता है कि वेक्टर क्वांटिटी रहता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Now you know there are two types of physical quantity. First is the scalar quantity and second is the vector quantity. Scalar मतलब क्या रहता है? The physical quantity which can be completely defined by magnitude alone. जिस physical quantity को only magnitude चाहिए होता है, okay? Only magnitude बता देने के बाद वो physical quantity हमें completely समझ में आती है, ऐसे physical quantity को क्या बोलते हैं हम? Scalar quantity बोलते हैं. और जिस physical quantity को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है? उसका वैल्यू पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए. उसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर बोलते हैं. ओके, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी. वेक्टर मींस इट नीड्स, दिस फिजिकल क्वांटिटी नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड, both magnitude and direction. It needs both magnitude and direction for its complete description. अगर उसका सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड दिया वो तो हमें पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन दिया तो पता नहीं चलेगा. मतलब कंप्लीटली वो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता नहीं चलती है. ठीक है. सो दैट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली बाय नोइंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मतलब वेक्टर के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, तभी हमें वो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आती है. अदरवाइज वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती. एग्जांपल एक देता हूं वेक्टर का. वेक्टर का एग्जांपल देता हूं. वेक्टर का एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट देखिए. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं ठीक से. देखिए वेक्टर मतलब क्या रहता है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ओके, मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है? उसका वैल्यू रहता है. ओके, सो वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ आर नीडेड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. एग्जांपल देता हूं तो आपको वेक्टर मतलब क्या रहता है कंप्लीटली समझ में आएगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है. क्यों वेक्टर है? अगर मैंने आपको बताया सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट, सपोज आई आस्क यू टू टेक दिस ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस बाय 5 मीटर. मैंने क्या बताया आपको? ये ऑब्जेक्ट आपको लेना है और 5 मीटर से डिस्प्लेस करना है. 5 मीटर से आपको डिस्प्लेस करना है. तो आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सर इन व्हिच डायरेक्शन इट इज टू बी डिस्प्लेस्ड. ठीक है. मतलब 5 मीटर डिस्प्लेस करना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, लेकिन हम डिस्प्लेस कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा. क्या क्वेश्चन आ जाएगा? कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है. ठीक है ना. सो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा डायरेक्शन भी चाहिए. और एक एग्जांपल लीजिए. सपोज वंस अगेन दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड सपोज आई आस्क यू टू keep this, displace this object towards north. मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए बोला, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सर नॉर्थ को डिस्प्लेस करूंगा मैं, लेकिन
कितने अमाउंट से, कितने मीटर से करूं मैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना आपके दिमाग में। सो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? Any doubt in this case? Why displacement is called as vector quantity? Because suppose मैंने once again देखिए एक बार बता देता हूँ, suppose this is one object, I asked you to displace this object by 5 मीटर, मैंने इस ऑब्जेक्ट को बोला 5 मीटर से डिस्प्लेस करो, तो आप क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, 5 मीटर डिस्प्लेस करना है, लेकिन कहाँ पे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, कहाँ पे करना है ये पूछेंगे ना। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट, इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, नहीं तो आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक बता देता हूँ, फोर्स, फोर्स वेक्टर क्यों है, क्योंकि अगर वंस अगेन सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज डस्टर, ठीक है, मैंने आपको बोला कि इस पर फोर्स लगाओ, इस डस्टर पे फोर्स लगाओ, ऐसा बोला, तो पहला क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे, हाउ मच फोर्स इज टू बी अप्लाइड, कितना फोर्स लगाना है, मैंने बोल दिया सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, ठीक है, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाओ ऐसा बोला, ठीक है, उसके बाद क्या पूछेंगे, 10 न्यूटन फोर्स ठीक है लगाता हूं, लेकिन किस डायरेक्शन से लगाऊं, फ्रॉम लेफ्ट लगाऊं या फ्रॉम राइट, फ्रॉम फ्रंट, या फिर डाउन से अपवर्ड लगाऊं या अपवर्ड से डाउनवर्ड, मतलब अप से डाउनवर्ड लगाऊं, वो तो आपके दिमाग में आएगा ना, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों चीजें लगता है, एक तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दूसरा डायरेक्शन भी चाहिए, नहीं तो वो एक्शन नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। So the quantity which needs both magnitude and direction for its complete description is called as vector. Vector का मीनिंग पता चला ना, वेक्टर में कुछ डाउट है क्या, बोलिए अभी, वेक्टर में कुछ डाउट है क्या, एनी डाउट इन वेक्टर? डाउट है तो पूछे, आई हैव सम डाउट्स, रिपीट अगेन। एरिया का बताऊंगा, लेकिन पहले वेक्टर समझ में आता है क्या, देखिए वेक्टर, ओनली वेक्टर का पता चला का आपको, तो वेक्टर आपको अगर समझ में आ गया, अभी एरिया की तरफ जाएंगे आप, एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर, देखिए अभी एरिया वेक्टर के बारे में बताऊंगा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एरिया वेक्टर क्या रहता है, एरिया इज अ वेक्टर हैविंग, एरिया इज अ वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर, ओके, एरिया इज ए वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर having magnitude, having magnitude, having its magnitude बोलता हूं मैं। एरिया क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर मतलब क्या रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। अभी देखिए एरिया इज अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया, इक्वल टू इट्स एरिया, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन outward perpendicular to that area, direction outward perpendicular, direction outward perpendicular to that area, okay. So area is a vector, vector मतलब क्या रहेगा, उसको मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल टू एरिया रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर, या फिर समटाइम्स आउटवर्ड नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब क्या रहता है, नॉर्मल। इसका एग्जांपल बताता हूं तो फिर आपको समझ में आएगा, ओके। इसका एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल क्या है, देखिए सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस,
आपको अभी 3 एक्सिस पता होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पता होंगे, ठीक है। एक्स, वाई और जेड ये तीनों एक्सिस कैसे रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज आई ड्रॉ ए सर्कल हियर, सपोज आई ड्रॉ ए सर्कल हियर, ओके, एंड इसका रेडियस कितना है? सपोज रेडियस r, आई हैव ड्रॉन वन सर्कल, उसका रेडियस कितना है? r रेडियस है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा लिखूंगा? देखिए एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं पता है क्या? एरिया वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहेगा? इसका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना रहता है? पाई आर स्क्वायर रहता है ना, ओके। एंड डायरेक्शन क्या रहेगा? इसको परपेंडिकुलर रहेगा डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है और डायरेक्शन क्या रहता है? परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। अभी मुझे बताइए परपेंडिकुलर टू दैट एरिया मतलब एक्स एक्सिस आएगा या फिर वाई एक्सिस आएगा या फिर जेड एक्सिस आएगा? बताइए मुझे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दिस इज x, दिस इज y एंड देयरफॉर इसको परपेंडिकुलर मतलब एरिया को परपेंडिकुलर मतलब तीसरा एक्सिस रहेगा z। सो इसका डायरेक्शन क्या आएगा? डायरेक्शन इज z एक्सिस। अभी एक और थिंग है वो आपको मैं बताता हूँ, वो ध्यान में रखना है। x एक्सिस के लिए, x एक्सिस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप यूज करते हैं। आई कैप ये जब आपको वेक्टर टॉपिक चालू हो जाएगा तब आपको पता चलेगा, ओके। एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन रहता है उसको आई कैप बोलते हैं हम, वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन रहेगा उसको हम जे कैप बोलेंगे, एंड जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? के कैप बोलेंगे। सो इन दिस वे एरिया वेक्टर इज रिटन। वंस अगेन देखिए इधर एक साइन कन्वेंशन है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा? उसको कैसे डिनोट करते हैं? आई कैप से, ओके। इसके आगे ध्यान में रखिए आई कैप आया तो उसका मीनिंग क्या लेना है? इट इज दैट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर y एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं? z कैप यूज करते हैं, और z एक्सिस का डायरेक्शन हमें दिखाना है तो क्या करते हैं? k कैप करते हैं, ठीक है। पीडीएफ इसका सेंड करूंगा, उसका पीडीएफ आपको मैं बाद में सेंड करूंगा। देखिए x y z ये 3 एक्सिस रहते हैं, 3 डायरेक्शन रहते हैं। x एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं? आई कैप यूज करते हैं। y एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं? j कैप। और z एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं? k कैप। अभी मुझे बताइए एरिया वेक्टर कैसा आ गया? देखिए पहले तो क्या लिखना है? उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है मतलब क्या लिखना है? उसका एरिया लिखना है, एरिया। और उसके बाद डायरेक्शन लिखना है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा रहता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया रहता है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। मतलब अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x और y दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहता है? z एक्सिस रहता है। और z के लिए हम क्या यूज करते हैं? k कैप। सो इसलिए इधर k कैप लिखा है। और एक एग्जांपल बताता हूं, वन मोर एग्जांपल। देखिए सपोज दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सपोज दो एक्सिस है और इधर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इधर एक रेक्टेंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एरिया वेक्टर लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इसका लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। और सपोज इसका ब्रेड कितना है? सपोज 10 सेंटीमीटर इज द ब्रेड। तो जो रेक्टेंगल है उसको लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड है 10 सेंटीमीटर। मुझे अभी क्या बोला है? राइट द एरिया वेक्टर ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? देखिए पहले ए बार लिखूंगा। ए बार मतलब इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर लिखना है मतलब क्या लिखना है? उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना है, क्योंकि वेक्टर मतलब क्या रहता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अभी मुझे बताइए
इसका मैग्नीट्यूड लिखना है मतलब एरिया लिखना है। इसका एरिया कितना आ जाएगा बोलिए? 200, करेक्ट। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर along with unit 20 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर will be area। अभी डायरेक्शन मुझे बताइए, डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या? 20 into 10 मतलब 200 हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अभी डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन क्या लिखूं मैं बोलिए? किसी भी एरिया का डायरेक्शन लिखना है मतलब क्या करना है? उस एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आएगा ये देखना है। अभी देखिए ये तो y है, ये तो z है। y और z एक्सिस कौन से है देखिए, y और z एक्सिस मैंने दिया है इधर। y और z एक्सिस अगर दिया है तो y और z दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा रहेगा? x एक्सिस रहेगा। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा x एक्सिस। x एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं हम? I cap. So therefore it is I cap. So in this way area vector is written. So area is a vector quantity और उसको हम ऐसे लिखते हैं। Okay, area is a vector quantity and it is written like this. Okay, समझ में आया क्या? देखिए once again एक बार रिकैप लेता हूँ, कंप्लीट रिकैप। एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया स्केलर है या वेक्टर है, तो उसका आंसर आ जाएगा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं? एरिया वेक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मैग्नीट्यूड पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखेंगे, ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लिखेंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा? ओके, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हो गया। अभी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? उस एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? उस एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। देखिए मुझे बताइए ये सर्कल कौन से प्लेन में है? प्लेन, थोड़ा देखिए और बोलिए मुझे, ये जो सर्कल है कौन से प्लेन में है? Which is that plane? XY प्लेन में है ना, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। XY प्लेन में है तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा आएगा? दैट इज z, मतलब के क्या आ जाएगा? मतलब कोई भी एरिया, इसके आगे ध्यान में रखो, अगर XY प्लेन में है तो डायरेक्शन आ जाएगा XY को परपेंडिकुलर z, के क्या है। ठीक है, अगर एरिया XZ प्लेन में है, XZ प्लेन में एरिया है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा बोलिए? एरिया कौन से प्लेन में? XZ प्लेन में है तो डायरेक्शन J कैप आ जाएगा। ओके, Y मतलब J कैप लिखिए। ठीक है, अगर कोई एरिया YZ प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा? YZ प्लेन में है तो YZ प्लेन में है तो I कैप आ जाएगा। इस तरह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है। ओके, सो एरिया वेक्टर कैसे लिखना है आपको पता चला क्या? मैं एक दो एग्जांपल दे दूंगा, उसका एरिया वेक्टर आपको लिखना है। बिफोर दैट यू कैन टेक डाउन दिस। ओके, यू कैन टेक डाउन दिस। So area is a vector having magnitude equal to area and direction outward normal to that area. ठीक है, हाँ, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है? उस एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है वो देखना है इसे। ओके, परपेंडिकुलर कौन सा है वो देख सकते हैं। देखिए एक्स और वाई इसमें एरिया है ना, तो इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा? जेड रहेगा। जेड मतलब क्या? मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर एरिया है तो परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन आ जाएगी जेड। वाई जेड प्लेन में है अगर एरिया वाई जेड प्लेन में तो क्या आ जाएगा? वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब एक्स मतलब आई क्या आ जाएगा। ओके, ठीक है, अभी देखिए मैं फिर एक बार एक एग्जांपल पूछूंगा, उसका एरिया वेक्टर आपको लिखना है। ठीक है, एरिया वेक्टर आपको ठीक से लिखना है। देखिए अभी इधर एक वर्ड भी है, देखिए डायरेक्शन क्या है? ओनली परपेंडिकुलर नहीं है, ओनली नॉर्मल नहीं है, इट इज आउटवर्ड नॉर्मल। इस आउटवर्ड नॉर्मल का मीनिंग थोड़ा सा देखेंगे।
अगर एक प्लेन एरिया है, मतलब सर्कल या फिर रेक्टेंगल है, एक प्लेन एरिया है, तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्या, आउटवर्ड इसका मीनिंग नहीं है, समझ में आएगा। अगर एक प्लेन एरिया है तो आउटवर्ड क्या होता है इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन एक क्लोज्ड बॉडी रहती है तो इन क्या है आउट क्या है वो हमें पता चल सकता है। एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। पहले तो ये बताइए मुझे, एक्स एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बोलिए। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, या फिर उसको आई कैप बोलते हैं, आई कैप भी बोलते हैं या फिर आई हैट भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि क्या किया है, आई लेटर लिखा है और उसके ऊपर क्या किया है, कैप दिया है, हैट हैट दिया है। ओके, एक टोपी टोपी बिठाया उधर, उसके लिए आई कैप बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे, आई कैप यूज करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स है तो आई कैप यूज करेंगे, पॉजिटिव एक्स है। और नेगेटिव एक्स है तो क्या यूज करेंगे, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप यूज करेंगे, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद प्लस वाई एक्सिस है तो क्या करेंगे, जे कैप यूज करेंगे, और माइनस वाई एक्सिस है तो क्या करेंगे, माइनस जे कैप यूज करेंगे। प्लस जेड एक्सिस है तो क्या करेंगे, जस्ट के कैप या फिर प्लस के कैप यूज करेंगे। और माइनस जेड एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस है तो क्या करेंगे, माइनस के कैप यूज करेंगे। ये पहले ध्यान में रखिए, these are the important things. Okay, so that is plus axis is equal to I cap, plus x axis is plus I cap, minus y axis is minus I cap, plus y axis is plus j cap, minus y axis is minus j cap, प्लस z एक्सिस को हम k कैप यूज करते हैं और माइनस z एक्सिस को हम माइनस k कैप यूज करते हैं। अभी देखिए डायग्राम ठीक से देखिए, डायग्राम कैसा है। सीधी डायग्राम केयरफुली, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब लाइक अ क्यूब बट इट हैज डिफरेंट साइड्स। ओके, इट हैज डिफरेंट साइड्स। So this is a cuboid, ठीक है। इसका सपोज लेंथ है 20, यूनिट बाद में लिखेंगे, दिस इज 20, दिस इज सपोज 15 एंड हाइट इज सपोज 10। ओके, ये पता चला, ठीक है। अभी देखिए, सपोज दिस इज योर y axis, suppose this is your x axis, ठीक है, एंड सपोज ऑन दिस साइड या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट लेते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट सपोज क्या है, z एक्सिस है, z एक्सिस, ठीक है। और मैंने पूछा राइट एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस एबीसीडी, एबीसीडी सरफेस आपको दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर मुझे बताइए, एरिया वेक्टर कैसा आएगा एबीसीडी का, एबीसीडी का एरिया वेक्टर किस तरह से आ जाएगा। थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए।
एबीसीडी एरिया आपको समझ में आ गया? हाँ, एबीसीडी एरिया का एरिया वेक्टर लिखना है, तो इधर मैं लिखता हूं एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी सरफेस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर लिखना है मतलब क्या करना है मुझे बोलिए, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और उसके बाद डायरेक्शन लिखना है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है, दिस इज 20, दिस इज आल्सो 20, ये 15 अगर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, सो ये 15 हो जाएगा। अभी ये क्या है, रेक्टेंगल है, दिस इज वन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, 20 into 15 करते हैं ना, सो 20 into 15 मतलब कि कितना हो जाएगा 300। ओके, मैग्नीट्यूड लिखा, मैग्नीट्यूड ओके है, ठीक है। अभी डायरेक्शन मुझे बताइए, डायरेक्शन क्या लिखूंगा मैं, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखूंगा, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस एरिया को परपेंडिकुलर, किसको पैरेलल आ जाएगा, देख बोलिए, इस एरिया को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो किसको पैरेलल आ जाएगा, y एक्सिस को आ जाएगा। और y एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं हम, y एक्सिस के लिए j कैप यूज करते हैं, j कैप। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, j कैप। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्या होना है क्यूबॉइड से बाहर नॉर्मल जाना चाहिए, क्यूबॉइड से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। यूनिट अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले एरिया वेक्टर आपको लिखना आता है कि नहीं देखेंगे। अभी देखिए ये कौन सा था, ए बी सी डी था ना। अभी देखिए सपोज दिस बॉटम सरफेस इज पी क्यू आर एंड सपोज इधर अंदर का जो साइड है वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से निकालता हूं, पी क्यू आर एस, ये बॉटम सरफेस है। अभी मुझे बताइए ये पी क्यू आर एस, ये जो बॉटम को जो एरिया रहेगा, ओके, तो उसका एरिया वेक्टर मुझे अभी लिखना है, इधर लिखता हूं एरिया वेक्टर ऑफ PQRS, PQRS सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर लिखना है। बोलिए कौन लिख सकता है, क्या देखिए, आविष्कार पाटिल, करेक्ट। देखिए बॉटम का जो एरिया है वो कितना रहेगा, 20/15 ही रहेगा ना, तो मैग्नीट्यूड तो 300 ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन अगर देखिए ऊपर के सरफेस को, टॉप सरफेस जो है उसको जे कैप है, जे कैप अपवर्ड जे कैप है, तो बॉटम सरफेस को आउटवर्ड नॉर्मल मतलब कैसा आएगा, सोचिए जरा। मैंने इधर क्या लिया, टॉप सरफेस को मैंने क्या लिया, टॉप सरफेस को जे कैप लिया ना, तो बॉटम सरफेस उसके नीचे वाला ही सरफेस है वो, उसको क्या जाए आउटवर्ड नॉर्मल मतलब डाउनवर्ड नॉर्मल आ जाएगा, ओके। तो वो क्या रहेगा, ये अगर जे कैप है तो वो क्या रहेगा, माइनस जे कैप, करेक्ट। सो देयरफॉर इट इज, आई कैन राइट माइनस जे कैप। तो इस तरह से एरिया वेक्टर लिखते हैं। आउटवर्ड नॉर्मल का पता चला क्या, क्लोज्ड बॉडी है, क्यूबॉइड है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड मतलब क्या ये समझ सकते हैं। ओनली एक रेक्टेंगल है, ओनली एक सर्कल है, तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्या रहेगा वो हम बता नहीं सकते। आउटवर्ड नॉर्मल इज ओनली फॉर बॉक्स लाइक शेप, ओके। अभी और एक पूछता हूं, देखिए DCRQ, एरिया वेक्टर ऑफ DCRQ, इसका एरिया वेक्टर अभी मुझे बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन टेल DCRQ। पहले तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो ना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उस एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है। DCRQ ये एरिया हो गया, इसका लेंथ कितना है 15 है और हाइट कितना है 10, 15 into 10 मतलब कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना, 150। एंड डायरेक्शन देखिए, अभी इस एरिया को मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अभी देखिए ये साइड क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। ये साइड क्या है, ये तो y एक्सिस हो गया ना, दिस साइड पैरेलल टू y एक्सिस हो गया ना। साइड सोच के देखिए ना, अभी ये एक्सिस किसको पैरेलल है,
z एक्सिस को पैरेलल है, मतलब दिस इज सिमिलर टू z, मतलब y और z को परपेंडिकुलर क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा परपेंडिकुलर, x आएगा। x मतलब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन i कैप, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज i कैप। ओके, अभी इधर देखिए, दूसरा एरिया वेक्टर ऑफ ADSP, ADSP इस एरिया का मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, ADSP का एरिया वेक्टर मुझे लिखना है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन लिखूंगा। मैग्नीट्यूड कितना लिखूं, बताओ बताओ जरा मैग्नीट्यूड। ओके, ADSP जितना एरिया इधर रहेगा उतना ही एरिया पीछे भी रहेगा। ये आगे वाला सरफेस है, ये पीछे वाला सरफेस है, उसका अपोजिट सरफेस है ना, तो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, 150 ही रहेगा। लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इसका अगर आई कैप है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल मतलब पीछे जाएगा, पीछे माइनस आई कैप, एक्स एक्सिस को अपोजिट आ जाएगा, दैट इज माइनस आई कैप विल बी द डायरेक्शन। ओके, सो इन दिस वे एरिया वेक्टर्स आर रिटन। एरिया वेक्टर में सभी को समझ में आया क्या, देखिए, नहीं तो कुछ डाउट है तो बोलिए, डाउट सॉल्व करेंगे अभी। कुछ डाउट्स है तो बोलिए, नो डाउट, नो डाउट, प्लीज रिपीट। ओके, मयूर पाटिल सेज प्लीज रिपीट। ओम, नॉट अंडरस्टूड, ओके, प्लीज रिपीट। टेल अगेन। आप एरिया वेक्टर के बारे में इतना ही ध्यान में रखिए, पहले तो चीज क्या ध्यान में रखना है, एरिया वेक्टर लिखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बोलिए, मैग्नीट्यूड मतलब सर्कल है तो पाई स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, या फिर रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। उसका मैग्नीट्यूड समझ में आ गया क्या, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, ठीक है। अभी डायरेक्शन कैसे निकालना है, उस एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उस एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, सपोज वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए सपोज एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक साइड एक्स एक्सिस को है, सपोज रेक्टेंगल का एक साइड एक्स एक्सिस को है और दूसरा वाई एक्सिस को है, दूसरा साइड, तो परपेंडिकुलर कौन से आ जाएगी, जेड आ जाएगी। इस तरह से वो ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। के का भी आंसर आ सकता है, के का भी आंसर कैसा आएगा, देखिए मैंने अगर सपोज एरिया लिया ADQP, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं के क्यों नहीं आ रहा है, के भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ADQP लेता हूं, एरिया ऑफ ADQP, ये सरफेस लिखा क्या बोलिए, ADQP, ठीक है। ADQP का पहले मुझे मैग्नीट्यूड बताइए कितना आ जाएगा, इसका एक साइड कितना है, 20 है, ADQP का एक साइड तो 20 है और दूसरा साइड कितना है, 10 है, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 हो गया। अभी देखिए ये साइड, ये जो अभी मैंने रेक्टेंगल लिया है उसका एक साइड क्या है, अलोंग y एक्सिस है, दूसरा साइड क्या है, अलोंग x एक्सिस है, तो x और y दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहेगा, z एक्सिस, सो देयरफॉर इट विल बी k कैप। समझ में आया ना, इस तरह से वो इधर भी एक फेस है, अपोजिट फेस है, देखिए ये फेस दिखाई दे रहा है ना, BCRS, ये भी फेस है, इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 200 ही आ जाएगा। अगर इसका 200 है तो इसका भी 200 आ जाएगा, बिकॉज दे आर अपोजिट फेसेस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इसका अगर पॉजिटिव z है तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव z हो जाएगा, अपोजिट टू z एक्सिस ना, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बॉक्स से बाहर, ओके, बाहरी डायरेक्शन निकालना है, और इधर तो प्लस के कैप है तो इधर माइनस के कैप आ जाएगा। सो एरिया वेक्टर ऑफ दैट इज DCRS
पता चला DCRS ये जो है दैट इज 200 रहेगा और माइनस के क्या रहेगा। ओके, एनी डाउट? वंस अगेन मैं बता देता हूँ, एरिया वेक्टर लिखना है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना है, दैट इज सो सिंपल। मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, वंस अगेन कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड? सर्कल है तो पाई स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ऐसा कैलकुलेशन करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। और डायरेक्शन कैसे निकालना है? डायरेक्शन मतलब क्या, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा रहता है, उस एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उस एरिया को, उस सरफेस को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहेगा, ये आपको सिर्फ ढूंढना है। ओके, मतलब फिर से एक बार देखिए, ये लेफ्ट का एरिया है, ठीक है, लेफ्ट का जो एरिया है इसको परपेंडिकुलर मैं कैसे ढूंढूंगा? देखिए उसका एक साइड देखिए y है, इसका दूसरा साइड देखिए x है, मतलब ये जो एरिया है वो x और y प्लेन में है ना, और x और y को परपेंडिकुलर मतलब क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इस तरह से निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज इसका परपेंडिकुलर कौन सा है निकालना है, टॉप सरफेस है ना, टॉप सरफेस दिख रहा है ना आपको, टॉप सरफेस। देखिए ये साइड और ये साइड कौन से एक्सिस को पैरेलल है? देखिए पैरेलल, पैरेलल बोल रहा हूं मैं, जेड को पैरेलल है ना, तो इसको भी जेड बोलता हूं, इसको भी जेड बोलता हूं। फॉर एग्जांपल ये साइड किसको पैरेलल है, ये साइड या फिर ये साइड पैरेलल टू एक्स है, एक्स एंड एक्स। सो ये जो एरिया है वो क्या है, एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन को परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, y आ जाएगा। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। सो एरिया वेक्टर को डायरेक्शन क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। डायरेक्शन ये देखिए फिर एक बार डायरेक्शन कैसे निकालना है। कैन आई इरेज दिस नाउ? कैन आई इरेज दिस? ओके, हाँ देखिए सपोज ये एक रेक्टेंगल है और इसका मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है देखिए, सपोज दिस इज y है, यहाँ पे दूसरे साइड को डायरेक्शन कौन सी है वो देखिए, सपोज ये क्या है, x है। अभी x और y दोनों को परपेंडिकुलर क्या रहेगा, z रहेगा। इस तरह से निकालना है। सिर्फ रेक्टेंगल का दो साइड को कौन सा एक्सिस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और तीसरा एक्सिस कौन सा रहेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस, वो आइडेंटिफाई करना है। दैट इज द थिंग ओनली। ओके, हाँ ये तो एरिया वेक्टर हो गया। अब हम इलास्टिसिटी में जाएंगे। नेक्स्ट इलास्टिसिटी। हाँ, so last time we have studied bulk modulus। ठीक है, हमने क्या स्टडी किया है, bulk modulus स्टडी किया है। bulk modulus is denoted by letter K, and bulk modulus is nothing but shear stress। shear stress मतलब क्या रहता है, डेल्टा पी रहता है। ओके, हाँ प्रॉब्लम में वो एक्सिस मेंशन रहेंगे, नहीं तो हम डायरेक्शन निकाल नहीं सकते हैं। एक साइड को कौन सा एक्सिस है, दूसरे साइड को कौन सा एक्सिस हो, वो हमेशा मेंशन ही रहेगा, तभी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, ये ध्यान में रखिए। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालना है वो, नेगेटिव पॉजिटिव कब रहता है, जब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है तभी। ठीक है, अगर ओनली रेक्टेंगल है तो हमेशा पॉजिटिव ही लिखिए, नेगेटिव कभी नहीं लिखना है। ओनली जस्ट अ रेक्टेंगल है और एक बॉक्स का रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे हम, वो जेड एक्सिस उससे बाहर जेड एक्सिस जाता है कि उसके अंदर जेड एक्सिस जाता है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पेज नंबर ऐसा कुछ नहीं रहता है। ओके, गिरीश पाटिल सेज पेज नंबर। देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ वो नीट जेई या फिर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू सभी पॉइंट्स पढ़ाता हूँ,
जैसे बुक में है वैसे कभी नहीं पढ़ाते, एक्सपर्ट टीचर है वैसे कभी भी नहीं, बुक में देखकर कोई भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। मतलब बुक्स में ये सीक्वेंस है, बुक में इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं रहता। बुक्स का जो भी बुक्स में दिया है वो थ्योरी पहले हम पढ़ाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसा आएगा, उसका क्वेश्चन कैसा आएगा, ये पढ़ाते हैं। देखिए टोटल फिजिक्स सब्जेक्ट जो है, टोटल 30 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीटली हमारे दिमाग में है, तो हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, हम पेज नंबर नहीं देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है और जो बुक में है उतना ही पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ वो नोट डाउन कीजिए, और चाहे तो बाद में नोटबुक पढ़िए और बुक भी पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा। बुक से बहुत ज्यादा हम आपको देते हैं, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज देते हैं, और उतना नॉलेज आपके पास चाहिए तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बल्क मॉडुलस क्या रहता है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस को क्या रहता है, चेंज इन प्रेशर रहता है ना, चेंज इन प्रेशर, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या रहता है, डेल्टा V बाय V। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया, डेल्टा V बाय V को LHS को लेता हूं तो डेल्टा V बाय V हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K को RHS को लेके आया, ये समझ में आएगा ना। डेल्टा V बाय V इज टेकन टू LHS, सो डेल्टा V बाय V LHS को आ गया, K को RHS को लेके जाता हूं तो डेल्टा P बाय क्या हो जाएगा, K। ये फॉर्मूला जो है वो बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा P बाय V इज इक्वल टू डेल्टा P बाय K। So this is a very important formula, and based on this formula we are going to study some examples, okay। So first example इसका देखिए, first example देखिए, question is that bulk modulus of a material, bulk modulus of a material is, bulk modulus of material कितना है, 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एक मटेरियल है उसका बल्क मॉडुलस कितना है, 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। टू प्रोड्यूस या फिर टू रिड्यूस वॉल्यूम, to reduce volume of that material, to reduce volume of that material by, reduce volume of that material by 5%। उस मटेरियल का क्या करना है, हमें वॉल्यूम रिड्यूस करना है, उसका वॉल्यूम क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। कितना कंप्रेशन करना है, 5% कंप्रेशन करना है, वॉल्यूम उसका 5% से कम होना चाहिए। To reduce volume of that material by 5%, pressure applied should be, इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा, that is the question, okay। The bulk modulus of material is 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. To reduce the volume of that material by 5%, pressure applied should be। इसका मैं अभी इधर गिवन लिखता हूँ, गिवन क्या आ जाएगा, देखिए गिवन will be like this, गिवन is bulk modulus क्या है, K is equal to 2 into 10 raised to 11 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, so this is the bulk modulus, ठीक है। अभी देखिए वॉल्यूम क्या करना है, 5% से कम करना है, मतलब क्या दिया है इधर, डेल्टा V बाय V दिया है, ओके। अभी डेल्टा V बाय V कैसे लिखना है, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, अगर परसेंटेज में इंफॉर्मेशन रहता है तो ओरिजिनल वैल्यू को क्या करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या करेंगे, 100 कंसीडर करेंगे। देखिए 5% से क्या करना है, कम करना है, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 100 है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो 5% कैसे लिखा, देखिए मैंने 5% इज डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100। 5% से वॉल्यूम हमें कम करना है, 5% से वॉल्यूम कम करना है, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 100 है
तो 5 से हमें वॉल्यूम क्या करना है, कम करना है, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। सो डेल्टा V by V इज इक्वल टू 5/100, ये भी मिल गया मुझे। अभी बताइए डेल्टा V by V भी मुझे मिल गया, ये भी मिल गया, तो डेल्टा P अभी निकाल सकता हूं मैं। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा, ओके, तो देखिए we know that we know that डेल्टा P by P इज इक्वल टू डेल्टा P by क्या रहता है, K रहता है। डेल्टा P by P को मैं क्या डालूंगा इधर, 5/100। चेंज इन प्रेशर हमें निकालना है, मतलब कितना प्रेशर उसका उस पर अप्लाई करना है वो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय K, दैट इज 2 into 10⁻11 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए ये LHS को लेके आता हूं, तो 5 into 2 into 10⁻11, ओके, 5 into 2 into 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻2, 100 मतलब क्या लिखूंगा मैं, 10⁻2 लिखूंगा, इज इक्वल टू डेल्टा P हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 5 into 2 मतलब क्या हो जाएगा, 10, 5 into 2 10, एंड अभी मुझे बताइए 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻2 कितना रहेगा, 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻2 क्या करते हैं हम, मैंने बताया आपको, पावर का क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द पावर। तो 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻2 मतलब 10⁻11 minus 2, 10⁻9 हो जाएगा डेल्टा। ओके, दैट इज 10⁻10 भी बोल सकते हैं। ओके, 10⁻10, तो डेल्टा P क्या रहेगा, दैट इज 10 into 10⁻9 मतलब 10⁻10 रहेगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁻10 यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर मुझे उस पर लगाना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम समझ में आया क्या? देखिए कुछ डाउट है तो बोलिए। नो डाउट, ओके। डेल्टा P चेंज इन प्रेशर रहता है, मतलब ये चेंज इन प्रेशर आ गया हमारा। चेंज इन प्रेशर मतलब पहले जितना प्रेशर है उस पर इतना ज्यादा प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा, दैट इज आस्क ना। ठीक, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा मतलब कितना चेंज इन प्रेशर करना पड़ेगा, वही तो हमें निकालना है, कितना चेंज इन प्रेशर करना है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक डाउन, ओके, एंड टेल मी whether I am going to erase this or not. ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ substance, density of substance when pressure delta P is applied. ओके, इसका थोड़ा सा हमें डेरिवेशन देखना है। किसी भी सब्सटेंस पे हमने अगर प्रेशर लगाया तो क्या होता है, देखिए किसी भी सब्सटेंस को सभी साइड से इक्वल प्रेशर लगाया, ओके, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ, ओके, देखिए
किसी भी सब्सटेंस को हमने सभी साइड से इक्वल प्रेशर लगाया तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बोलिए, एक्सपांशन या हो जाएगा या फिर कंप्रेशन हो जाएगा, एक्सपांशन या फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन हो जाएगा। अभी बॉडी कंप्रेस होती है मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वॉल्यूम प्रेशर हम डेल्टा पी अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। अभी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बोलिए, डेंसिटी, डेंसिटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा उस सब्सटेंस का, इंक्रीज, ओके। सो एज वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी नो द फार्मूला फॉर द डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहता है ना, डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, ओके, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ेगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके, ठीक है। अभी उसी का मुझे फार्मूला निकालना है कि जब मैं डेल्टा पी प्रेशर एक सब्सटेंस में अगर लगाऊं तो उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, उसका फार्मूला मुझे निकालना है। ये फार्मूला कैसे निकालना है देखिए, अभी देखिए डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, सो रो डैश डिवाइडेड बाय, सपोज इधर लिखता हूं, लेट लेट रो इज ओरिजिनल डेंसिटी, ओरिजिनल या फिर इनिशियल डेंसिटी बोल रहा हूं मैं, इनिशियल डेंसिटी मतलब प्रेशर लगाने से पहले, प्रेशर लगाने से पहले उसका डेंसिटी कितना है, सपोज रो है, और रो डैश क्या है, फाइनल डेंसिटी है, मतलब प्रेशर लगाने के बाद डेंसिटी चेंज होने वाला है ना, बढ़ने वाला है, रो डैश इज सपोज फाइनल डेंसिटी, ठीक है। अभी जब इस सब्सटेंस को मैं कंप्रेस करूंगा तो इसका मास चेंज हो जाएगा क्या, मास चेंज नहीं होता है, ओके, when I'm compressing this substance mass is not going to change, so mass is a constant, अगर mass constant है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी if mass is constant rho is inversely proportional to volume लिख सकता हूं, density is inversely proportional to volume, this is rho, आपको पता है ना ये लेटर क्या है, RHO, ये ग्रीक अल्फाबेट है, देखिए RHO उसको बोलते हैं, तो रो डैश बाय रो का फार्मूला मैं क्या लिखूं बताओ जरा, रो डैश बाय रो दैट इज न्यू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मतलब फाइनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी, रो डैश बाय रो का फार्मूला क्या लिखूं मैं, हाँ करेक्ट, v बाय v डैश लिखूंगा, करेक्ट है ना, रो डैश बाय रो मतलब v बाय v डैश, उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ओके, दे आर इनवर्सली रिलेटेड है इसलिए, जस्ट अ मिनट, ओके, अभी देखिए रो डैश डिवाइडेड बाय रो तो एज इट इज लिखूंगा, फी डिवाइडेड बाय फी माइनस डेल्टा फी लिखूंगा, देखिए फी तो ओरिजिनल फी है एज इट इज, फी डैश मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, फी डैश मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस जो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका कंप्रेशन होने वाला है ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा, सो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फी माइनस डेल्टा फी, ठीक है, ये समझ में आ गया क्या, इधर कुछ डाउट है क्या बोलिए, फाइनल वॉल्यूम मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस सम डिक्रीज्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, अभी रो डैश बाय रो को लिख सकता हूं फी डिवाइडेड बाय फी माइनस, या फिर इधर लिखता हूं पहले, अभी देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा पी बाय फी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय के, ये फॉर्मूला आपको पता है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला डेल्टा पी क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू फी
डिवाइडेड बाय के रहेगा। फी को जस्ट मैं इधर डाला है, ओके, राइट हैंड साइड को ले लिया, डेल्टा पी इंटू फी डिवाइडेड बाय के, ये डेल्टा भी आ गया, डेल्टा भी को इधर लिखता हूं मैं। सो फाइनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू फी डिवाइडेड बाय फी माइनस फी डेल्टा पी बाय के, ठीक है। एक तो इधर ऐसा लिखता हूं, फी को इधर आ गया तो फी इंटू डेल्टा पी बाय के हो जाएगा ना, ये डेल्टा भी इधर से लिखा है। अभी इधर राइट हैंड साइड को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, फी से डिवाइड करूंगा, तो ये फी निकल जाएगा, ये भी फी निकल जाएगा और ये भी फी निकल जाएगा, ऑल फी विल गेट कैंसल एंड देयरफॉर फाइनल फार्मूला हमारा आ जाएगा रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी बाय के, 1 माइनस डेल्टा पी बाय के। सो फाइनल फार्मूला रो डैश इज इक्वल टू रो डैश, रो के मैं आरएचएस को लेके जाता हूं, रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा पी बाय के इनटू ओरिजिनल डेंसिटी। सो दिस इज आवर फाइनल फार्मूला। अगर इनिशियल डेंसिटी रो है तो डेल्टा पी प्रेशर लगाने के बाद फाइनल डेंसिटी इतना होता है, उसके लिए हमें उसका उस मटेरियल का बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर सीईटी नीट एंड मेंस एग्जाम, जेईई मेंस, ठीक है। और 1 बाय के को भी हम कुछ तो लिख सकते हैं ना, वो भी आपको फॉर्मूला आ जाएगा। और एक फॉर्मूला 1 बाय के को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय के को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस क्या रहता है, करेक्ट, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी रहता है, सी, सी उसको बोलते हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी भी हमने पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा, रो डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 बाय के मतलब 1 बाय के मतलब सी लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी इनटू ओरिजिनल डेंसिटी। सो इनिशियल डेंसिटी अगर रो है तो डेल्टा पी प्रेशर करने लगाने के बाद न्यू डेंसिटी रो डैश हो जाएगी और उसका ये फार्मूला आ जाएगा, ओके। सो these are the relation between final density and original density when pressures are applied, okay. So this is all about today's lecture, okay. So if you want to take down this, हो गया, have you done this?